स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें अपने को 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है। लेस इम्पॉर्टेंट है बट कभी कभी इसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कि जितनी भी रोड्स हैं उन रोड्स की जो हिस्ट्री है उस पे जा रहे हैं। अभी अपन इंडिया में नहीं आ रहे हैं, इन जनरल अपन देखते हैं कि रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है आपको। डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन में क्रोनोलॉजी, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि पहले कौन से टाइप की रोड आई, फिर कौन से टाइप की रोड आई। तो पहला है रोमन रोड। दूसरा है फ्रेंच रोड, उसको ट्रेसागेट भी बोलते हैं। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, फिर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। अब पढ़ते हैं क्या रोमन रोड्स के बारे में जानने के लिए आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 लेयर्स में बताइए। 1 2 3 4, तो 4 लेयर्स जो हैं क्या क्या है देख सकते हैं। इसमें बॉटम में बड़े बड़े स्टोन्स हैं। स्टोन्स के बाद जो है अच्छा, ये जो स्टोन्स है, अब स्टोन्स को चिपकाए कैसे। तो स्टोन्स को चिपकाने के लिए बाइंडिंग मटेरियल क्या है, लाइम यूज़ हुआ है। और लाइम मोटार का यूज़ करते हुए इन जो स्टोन्स है, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स, उसको क्या किया गया, बाइंड किया गया। अच्छा, ये जो 4 लेयर है, 4 लेयर से पहले की बात अपन करते हैं कि ये जो रोमन रोड्स थी उनको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉफ्ट स्ट्रेटा को हटाया जाता है। जैसे मान के चलिए ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड में से सॉफ्ट स्ट्रेटा को हटाया गया। अब ये ग्राउंड में से सॉफ्ट स्ट्रेटा को हटा दिया गया, चलिए ऐसा हो गया। अब इसके बाद इसमें 4 लेयर जो है वो हमको प्लेस करना है। तो पहले तो बड़े पत्थर हो गए, उसके बाद ब्रोकन स्टोन्स हैं, और फिर उसमें लाइम कंक्रीट का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद और छोटे पत्थर से लाइम कंक्रीट बनाएंगे, ये तीसरा लेयर है। चौथा लेयर है, ऊपर में लार्ज स्टोन्स दिख सकते हैं आपको। तो एक ये फ़ोटो में अपन देख सकते हैं कि रोमन रोड कैसी बनती थी। लेकिन इसके कई सारे डिसएडवांटेज थे। पहला डिसएडवांटेज, अगर बारिश होगी तो पानी रोड पे ही इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैम्बर नहीं दिया गया है। तो पहला डिसएडवांटेज था, कैम्बर ही नहीं था। कैम्बर क्या होता है, कैम्बर जो रहता है, सेंटर पोर्शन ऑफ द रोड जो रहता है उसको उठा देते हैं। तो उठाने से दोनों साइड स्लोप हो जाता है। अब दोनों साइड स्लोप हो गया तो पानी जो है वो ईजिली क्या है, ड्रेन अवे हो जाएगा, वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा। पानी अगर इकट्ठा होगा तो वो रोड के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है कैम्बर का प्रोविज़न नहीं था। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम, अभी जो रोड्स बनती हैं वहाँ पे साइड ड्रेन्स प्रोवाइड की जाती है, इसमें साइड ड्रेन्स भी प्रोवाइडेड नहीं थी। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। रोमन रोड है, इसमें बस ये समझना है इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इसके तो बेसिकली 3 डिसएडवांटेज हैं जिसको याद रखना है। पहला है लार्ज स्टोन्स एट द बॉटम, नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं। दूसरा है कैम्बर नहीं है। तीसरा क्या है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वही जो साइड ड्रेन्स बता रहा था। और ऊपर क्या कंस्ट्रक्ट, ये तो बता ही दिया हूँ, रिमूविंग सॉफ्ट स्ट्रेटा को हटाने के बाद इसको बनाया गया। और वियरिंग कोर्स है, जो सबसे टॉप प्लेयर है उसको वियरिंग कोर्स बोलते हैं, उसमें भी बड़े पत्थर है और बाइंडिंग मटेरियल लाइम यूज़ हुआ है। तो ये रोमन रोड्स हुआ। रोमन रोड्स के बाद दूसरा आता है अपना फ्रेंच रोड्स। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, लार्ज स्टोन्स जो नीचे हैं ये डिसएडवांटेज क्यों है। एक तो साइड ड्रेन्स प्रोवाइड नहीं किया, ये डिसएडवांटेज समझ आया होगा। दूसरा डिसएडवांटेज, कैम्बर नहीं है, ये समझ आया, कैम्बर नहीं तो रोड ख़राब होगी, ड्रेनेज नहीं तो पानी नहीं बहेगा। तो लार्ज स्टोन एट बॉटम, ये डिसएडवांटेज क्यों है। ये डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि जैसे ये रोड है ना, रोड में मान के चलो लोड आ रहा है, व्हील लोड आ रहा है, तो व्हील लोड का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा, है ना, प्रेशर की वैल्यू सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगी। और नीचे नीचे आते जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू, इस पॉइंट में अगर देखा मैं, कुछ डेप्थ नीचे आया मैं, है ना, तो यहाँ पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो टॉप पॉइंट के कंपैरिजन में बॉटम पॉइंट में क्या रहेगी, कम रहेगी प्रेशर की इंटेंसिटी। तो अगर प्रेशर की इंटेंसिटी कम है तो वहाँ पे इतने बड़े पत्थर को प्रोवाइड कराने का कोई मतलब ही नहीं है ना।
तो ये जस्टिफाइड नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में जो फाउंडेशन स्टोन्स प्रोवाइड किया गया, ये एक तरह से क्या है, डिसएडवांटेज है। तो ये रोमन रोड्स ख़त्म होता है। इसके बाद आता है दूसरा क्या, फ्रेंच रोड्स, उसको ट्रेसागेट भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंच रोड्स का, ये जो पहला वाला डायग्राम है ये फ्रेंच रोड का है। तो इसका एक अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें कैम्बर प्रोवाइड किया गया है ना, ये अच्छा एडवांटेज है। और साइड ड्रेन भी प्रोवाइड किया गया है। मतलब वहाँ के जो 3 डिसएडवांटेज है रोमन रोड में, तो 2 डिसएडवांटेज तो इसमें आपको नहीं दिखेंगे, है ना। कौन से 2 डिसएडवांटेज, क्रॉस स्लोप जो है यहाँ आपको मिलेगा, और ड्रेनेज सिस्टम भी आपको यहाँ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एडवांटेज हो गया। लेकिन तीसरा वाला जो था, लार्ज स्टोन सेट बॉटम, वो अभी भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो थिकनेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो थिकनेस है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। इसमें थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यही है, इसको ट्रेसागेट भी बोलते हैं, है ना। द मेन फीचर ऑफ दिस रोड इज़ थिकनेस। थिकनेस 30 सेंटीमीटर की ऑर्डर में रहता है, 13 सेंटीमीटर के ऑर्डर में। लार्ज स्टोन्स एट द बॉटम स्टिल अ डिसएडवांटेज। इन्होंने ड्रेनेज पे ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए साइड ड्रेन्स प्रोवाइड किया। इसी के साथ साथ इन्होंने सबग्रेड मॉइस्चर के बारे में भी बताया कि जो सबग्रेड जो बनता है, सबग्रेड इसके ऊपर अपन रोड बनाते हैं, है ना, उस पे जो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर कंटेंट, उसके बारे में इन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन का डायग्राम नहीं है, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। इसमें बस एक यही जानना है कि टेलफोर्ड ने क्या किया। टेलफोर्ड में भी ये डिसएडवांटेज ही रहा। कौन सा डिसएडवांटेज, कि बॉटम में जो है लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स थे। लेकिन ये जो बोलता है, इस यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं तो जो स्टोन्स हैं, स्टोन्स की जो थिकनेस है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो यही लिखा है, थिकनेस ऑफ फाउंडेशन स्टोन इंक्रीजेस टुवर्ड सेंटर। यही जानना है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में। फिर आता है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं WMM, WBM, है ना, वेट मिक्स मैकेडम, ये पढ़ते हैं अपन। तो ये मैकेडम है और इधर भी मैकेडम है। तो ये होता क्या है, मैकेडम होता क्या है। मैकेडम क्या कोई रोड है, नहीं, मैकेडम कोई रोड नहीं होती। मैकेडम बल्कि एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम क्या है, जॉन मैकेडम। उसी यही एक बंदा है जिस बंदे ने बताया कि नीचे में जो हम लोग फाउंडेशन स्टोन प्रोवाइड कराते हैं उसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। और इसने जो है, इन्होंने जो मॉडर्न मॉडर्न टाइप की जो रोड्स हैं उनके बारे में बताया, जिसको यहाँ देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है। क्रॉस स्लोप भी मिल रहा है, साइड ड्रेन्स भी मिल रहा है, नीचे क्या बड़े पत्थर मिल रहे हैं, बड़े पत्थर भी नहीं मिल रहे हैं। बल्कि यहाँ पे अब जो हम पढ़ते हैं 4 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में पढ़ते हैं। नीचे क्या रहता है, सबग्रेड रहता है, सबग्रेड रहता है, सबग्रेड सॉइल बोल सकते हैं इसको। सबग्रेड सॉइल के बाद क्या रहता है, सब बेस रहता है, सब बेस। उसके बाद क्या रहता है, बेस कोर्स। उसके बाद क्या रहता है, सरफेस कोर्स। ठीक है। तो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में अपन इस डायग्राम को देखते हैं, और इसमें आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि ऊपर में जो टॉप सरफेस जो रहता है वो बेसिकली बिटुमिनस पेमेंट रहता है, मतलब बिटुमिन का बना रहता है। और वो इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहता है कि पानी जो है वो यहाँ एक्यूमुलेट ही नहीं होता, वो क्या होता है, क्रॉस स्लोप के कारण ड्रेन होते जाता है। ये सब आगे पढ़ेंगे। तो अब हमने जो बात की इन जनरल जो हमने बात की क्रोनोलॉजी में, कि 4 टाइप की रोड्स को देखते हैं, इसका क्रोनोलॉजी याद करना है ना। रोमन रोड्स, फ्रेंच रोड्स, जिसको ट्रेसागेट भी बोलते हैं, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद पढ़ेंगे हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। तो हाईवे प्लानिंग इन इंडिया को पढ़ने के लिए अपने को कुछ समझना पड़ेगा, तो यहीं पे बना देते हैं। देखिए यहाँ 2 बॉडीज़ आएंगी। एक तो आएगी गवर्नमेंट। अब एक्चुअली हुआ क्या, बॉडीज़ बताने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे अपन। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इंडिया में जो है मोटर ट्रांसपोर्ट का ग्रोथ बढ़ गया और रैपिडली बढ़ा। तो अब मोटर ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, लेकिन अब अपने पास रोड ही नहीं है, तो फिर अपन गाड़ी को चलाएंगे कहाँ। तो इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने एक बॉडी को अपॉइंट किया, या बोल सकते हैं कमेटी को अपॉइंट किया। ठीक है, ये गवर्नमेंट है और एक कमेटी है।
तो ये जो कमेटी को अपॉइंट किया गया, इस कमेटी का एक हेड था या चेयरमैन था बोल सकते हो, जिनका नाम था एम आर जायकर। तो कमेटी का नाम पड़ गया जायकर कमेटी। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, भैया रोड किसको बनाना है, जो कमेटी है वो तुम डिसाइड करोगे रोड बनाना है, तो सबसे बड़ी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको रोड बनाने की। अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी, तो फिर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो मिलजुल के कॉन्फ्रेंस करके क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर ये सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करेगा, एक्शन लेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, उन सारे पॉइंट्स पर एक्शन लेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे के सारे पॉइंट्स जो है समझ आ जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी को देती है। कमेटी का हेड था मिस्टर एम आर जायकर, इसलिए इस कमेटी का नाम जायकर पड़ा। फिर जायकर कमेटी मिलके कुछ कुछ रिकमेंडेशन देती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। तो यही हम लोग सारा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है रिकमेंडेशंस ऑफ जायकर कमेटी पढ़ने वाले हैं। तो अब पहले ही बता देता हूँ, फिर बाद में पाँचों पॉइंट्स पढ़ लेंगे। कमेटी जो थी, कमेटी को ऐसा लगा कि जैसे रोड डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन रोड डेवलपमेंट सिर्फ एक स्टेट का नहीं करना है या सिर्फ किसी गली मोहल्ले का नहीं करना है, इसको तो ओवरऑल थ्रू आउट कंट्री में करना है। तो थ्रू आउट कंट्री में करना है तो लोकल गवर्नमेंट जो है, क्या उसके कैपेसिटी के अंदर होगा क्या ये, तो नहीं, ये उसके कैपेसिटी के बाहर होगा। इतना ज़्यादा रोड को बनाना पूरे ओवरऑल कंट्री में एक लोकल गवर्नमेंट तो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इस पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। तो इन्होंने यही कहा, कमेटी ने यही रिकमेंड किया कि रोड के डेवलपमेंट के जितने भी मैटर्स हैं उसको नेशनल इंटरेस्ट के रूप में देखा जाए, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, ना कि लोकल गवर्नमेंट। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जो टैक्स होता है, अब आप व्हीकल्स तो बढ़ रहे हैं, तो व्हीकल्स पे अगर आप टैक्स लगाओगे, है ना, तो व्हीकल्स पे अगर आप टैक्स लगाओगे तो एक तरह से गवर्नमेंट को फंड जाएगा। तो अब क्या हुआ, इन्होंने दूसरा पॉइंट जो रिकमेंड किया कि हाँ भाई आपको टैक्स लगाना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बॉडी को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था सेंट्रल रोड फंड। कब एस्टेब्लिश किया, 1929 में। तो क्वेश्चन ये पूछता है, पहला आउटकम जयकर कमेटी, इधर देख सकते हैं, पहला आउटकम जयकर कमेटी का क्या है, तो यही है सेंट्रल रोड फंड। ये रिजल्ट है, मतलब ये एक्शन है। सेंट्रल रोड फंड सीआरएफ एस्टेब्लिश हुआ 1929 में, है ना। ये पहला आउटकम है जयकर कमेटी का, ये क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट आउटकम ऑफ जयकर कमेटी, जेसी। ठीक है, ये जो सेंट्रल रोड फंड है 1929 में, बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम ये है, जो भी हम लोग पेट्रोल और डीजल जो हम लोग अपने व्हीकल्स में डलवाते हैं, उसमें कुछ रुपया पर लीटर कहा जाता है सेंट्रल रोड फंड को जाता है। और सेंट्रल रोड फंड का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल रोड फंड में अगर पैसा जा रहा है तो वो उस पर्टिकुलर किसी स्टेट को नहीं जाएगा। तो जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ स्टेट से सीआरएफ जा रहा है, सेंट्रल को जा रहा है पैसा, तो छत्तीसगढ़ में जितना भी डेवलपमेंट होगा या मेंटेनेंस का काम होगा, उसमें से अगर फंड लाना है सेंट्रल से तो सीआरएफ से मिलेगा। ठीक है, तो पहला आउटकम क्या था 1929 का, सीआरएफ था, सेंट्रल रोड फंड। जयकर कमेटी का पहला आउटकम पूछता है जो कि है सीआरएफ। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि एक और रिकमेंडेशन दिया इन्होंने कि पीरियोडिकली, समय समय पर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, डेवलप करना है, तो कॉन्फ्रेंस तो होनी ही चाहिए। तो इसका आउटकम क्या हुआ, इसका आउटकम ये हुआ कि आईआरसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आईआरसी एस्टेब्लिश हुआ कब हुआ, 1934 में। इसको भी याद रखना है, 1934 में आईआरसी डेवलप हुआ। अब उसके बाद चौथा पॉइंट ये बोलता है कि रिसर्च भी होने चाहिए, है ना। ये डेवलपमेंट करना है आपको रोड का, तो पर्टिकुलर एक रिसर्च होना चाहिए। तो रिसर्च कहाँ होगा, ऑर्गेनाइजेशन में होगा, है ना। तो उसके लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट को बनाया। कब बनाया, 1950 में बनाया। उसका नाम क्या है, CRRI, दैट इज सेंट्रल हो गया, ये सेंट्रल है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इसको एस्टेब्लिश किया 1950 में, ठीक है। अब इसके बाद एक आखिरी पॉइंट आता है कि अब इन्होंने क्या किया, ये जो है अब अपन प्लानिंग कर रहे हैं रोड की, थ्रू आउट कंट्री में अपने को रोड की प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, 1 साल की होनी चाहिए, 2 साल की होनी चाहिए, नहीं, ये होनी चाहिए 20 साल की प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। तो इन्होंने कई सारे 20 ईयर रोड प्लान को क्या किया है, आगे चल चल के क्या किया है, प्लान किया है। अब देख सकते हैं तीन बेसिकली तीन रोड प्लान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको याद रखना है, सारा का सारा याद रखना है। अब कंपैरिजन कर सकते हैं 20 ईयर रोड प्लान का। तो पहले वाले का नाम था नागपुर, दूसरे का नाम था बॉम्बे, तीसरे का नाम था लखनऊ। नाम नागपुर बॉम्बे लखनऊ ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जब प्लानिंग कर रहे थे तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पे हुई थी, नागपुर में। ये सेकंड वाले की बॉम्बे में, थर्ड वाले की लखनऊ में, इसलिए इनका नाम नागपुर, पहले वाले का नागपुर, दूसरे वाले का बॉम्बे, तीसरे वाले का लखनऊ पड़ा। अब इनका पीरियड याद रखना है 1943 से 1963, क्योंकि ये 20 साल का था। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 1961 में ही कंप्लीट हो गया, नागपुर वाला जो प्लान था 1961 में कंप्लीट हो गया, 18 साल में ही कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद 1961 से 1981 20 साल का ये रहा, और 1981 से 2001 का ये रहा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आज की स्थिति में क्या ये रोड प्लान चल रहे हैं, तो नहीं चल रहे हैं। आज MORTH और NHAI इन लोग ध्यान देते हैं, इन लोग बनाते हैं, ठीक है, प्लानिंग इन लोग करते हैं। तो अब ये प्लान का आज में कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक हिस्ट्री है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। रोड डेंसिटी तो रोड डेंसिटी देख सकते हैं कि अगर मान के चलिए 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ना, तो उसमें एटलीस्ट कम से कम कितना किलोमीटर का रोड बनना चाहिए, तो 16 किलोमीटर का रोड बनना चाहिए, ऐसे देख सकते हैं। तो पहले वाले की रोड डेंसिटी थी 16, दूसरे की थी 32, तीसरे की 82, है ना, 82 स्क्वायर किलोमीटर, 82 स्क्वायर किलोमीटर है ये, 82 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है कि पहले की क्या थी, 16 थी, 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर में 16। सिमिलरली अगले की 32 और अगले की 82। तो ये फिगर सारे याद रहने चाहिए। फिर उसके बाद टारगेट लेंथ है कि इतना लेंथ तो अपने को अचीव करना ही है ओवरऑल कंट्री में। तो पहले की थी 2 लाख किलोमीटर, दूसरे की थी 10 लाख किलोमीटर, तीसरे की है 12 लाख किलोमीटर। ये अचीव, इनकी टारगेट लेंथ अचीव करने वाली लेंथ थी। उसके बाद आता है एक्सप्रेस हाईवे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है एक्सप्रेस हाईवे किसको बोलते हैं। तो एक्सप्रेस हाईवे क्या है, बेसिकली सुपीरियर टाइप की रोड है, जो दो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एरिया को क्या करती है, कनेक्ट करती है ना। जिसमें एक ऐसी रोड है जिसमें बिल्कुल भी रुकावट ना हो, एकदम हाई स्पीड व्हीकल चले, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस हाईवे। तो ये जो एक्सप्रेस हाईवे है, पहले नागपुर के जो 20 ईयर रोड प्लान है उसमें तो था ही नहीं, उसमें कोई प्रोविज़न नहीं था। दूसरे वाले में 1600 किलोमीटर का प्रोविज़न था, जो बना भी। तीसरे वाले में 2000 किलोमीटर का था। उसके बाद अब क्लासिफिकेशन, ये तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते ही आ रहे हैं। NHSH, MDR, ODR, VR, है ना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। तो ये 5 टाइप की रोड को क्लासीफाई किया गया था, इनका क्लासिफिकेशन ऐसा था। दूसरा 20 ईयर रोड प्लान था, उसमें जो है पाँचों को फिर से क्लासीफाई किया गया। लेकिन जब ये 1600 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे एक छठवा भी मेंशन करेंगे, तब आया अपना क्या, एक्सप्रेस हाईवे, इसको EH बोल सकता हूँ, है ना। तो तब क्या है, एक्सप्रेस हाईवे, इसके कंप्लीशन के बाद। अब इसके बाद जो है तीसरा 20 ईयर रोड प्लान है। तीसरे 20 ईयर रोड प्लान में इसको क्या फर्दर डिवाइड किया गया, तीन टाइप से क्लासीफाई किया गया, प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड और रूरल रोड्स, ठीक है। तो अब ये दो दो का जो है, जैसे EH NH मतलब एक्सप्रेस हाईवे, दो दो की जोड़ी बना दी है ऊपर से लेके। EH तो सबसे अच्छी है, तो EH एक्चुअली यहाँ होना चाहिए ऐसा, तो ये दो की जोड़ी, ये दो की जोड़ी, ये दो की जोड़ी। तो प्राइमरी में एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे, MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड्स में ODR और VR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। अब ये सब जो रोड्स बताए हैं, ये है क्या, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सप्रेस हाईवे होता क्या है, एक्सप्रेस हाईवे बता ही दिया, जो एकदम सुपीरियर टाइप की फैसिलिटीज़, एकदम सुपीरियर रोड है। जैसे कि आगरा से नोएडा,
जिसको यमुना एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे हाई स्पीड में 120 किलोमीटर पर आवर से कम तो कोई चलता नहीं है, ठीक है। तो हाई स्पीड व्हीकल के लिए ये परमिट करता है ये रोड। दूसरा, इसमें क्या जनरली भी डिवाइडेड कैरिज वे होता क्या है, कैरिज वे और वो भी डिवाइडेड कैरिज वे। तो दो टाइप के कैरिज वे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये 4 लेन रोड है और इसमें एक भी क्या नहीं है, डिवाइडर नहीं है या मीडियन नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंगल कैरिज वे हो जाएगा। सिंगल कैरिज वे, एससी लिख दिया, सिंगल कैरिज वे हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे जो है बीच में एक डिवाइडर आ गया, डिवाइडर आ गया, तो यहाँ पे ये और ये हो जाएगा डुअल कैरिज वे। या तो फिर इसको बोल सकते हैं डिवाइडेड कैरिज वे। ये डिवाइडेड कैरिज वे है ना, डिवाइडेड मतलब इधर से ऐसे आ सकता है, टू वे रोड है, तो इसको बोलते हैं डिवाइडेड कैरिज वे। तो एक्सप्रेस हाईवे क्योंकि ये हाई स्पीड रोड है ना, अगर ये डिवाइडेड कैरिज वे प्रोवाइड नहीं करोगे तो कोलिजन तो 100% होगा, होने का चांस है। तो डिवाइडेड कैरिज वे जो है एक्सप्रेस हाईवे में होता है। दूसरा, ग्रेड सेपरेशंस एट क्रॉस सेक्शन एंड फेंसिंग। तो ग्रेड सेपरेशंस क्या होता है, क्रॉस सेक्शन में जहाँ पे भी क्रॉसिंग होती है ना, जैसे मान के चलो ये जो चल रहा है अपना एक्सप्रेस हाईवे चल रहा है और साइड से क्या गया, यहाँ पे नीचे से क्रॉस करते हुए नेशनल हाईवे गया। अब अपन ये बोल रहे हैं यहाँ पे चौक नहीं बनाओगे आप, कभी चौक नहीं बनाओगे तो क्या प्रोवाइड करोगे, ब्रिज कलवर्ट प्रोवाइड करा दोगे। तो उससे क्या होगा, ये नेशनल हाईवे वाला नीचे से चला गया, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऑब्स्टेकल नहीं आया, ईजिली जा सकते हैं। तो यही है ग्रेड सेपरेशंस। अब इसके बाद आता है नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे क्या है, डिफरेंट स्टेट्स को, इंडिया में हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को कनेक्ट करने वाली रोड, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, नेशनल हाईवे बोलोगी। अब स्टेट्स के कैपिटल को कनेक्ट करने वाली रोड, ठीक है, स्टेट में रन करेगी, ठीक है, स्टेट से स्टेट और स्टेट से यूनियन टेरिटरी, तो वो हो गया नेशनल हाईवे। वह ये लिखा भी हुआ है, रनिंग दीज आर द मेन हाईवे रनिंग थ्रू आउट द कंट्री, ओवरऑल कंट्री में रन करता है, कनेक्टिंग मेजर पोर्ट्स, फॉरेन हाईवे एंड कैपिटल ऑफ स्टेट, स्टेट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद आता है स्टेट हाईवे, जो विद इन स्टेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, मतलब डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट, उसको क्या बोलेंगे, स्टेट हाईवे बोलेंगे। और हाँ, एक और चीज़, जैसे दो नेशनल हाईवे, तो दो नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करता है स्टेट हाईवे। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अब ये दो अलग अलग चीज़ हैं। मेजर मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर जो लेस इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रोड है। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, जो मेन एरिया ऑफ मार्केट, किसी एक सिटी में मेन एरिया ऑफ मार्केट में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जो रोड चलती है वो क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। ये भी एसएच और एनएच दोनों को कनेक्ट करेगा। फिर आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर भी बोलते हैं। तो ये रूरल एरिया ऑफ प्रोडक्शन को कनेक्ट करेगा, ये थोड़ा सा उससे कम इंपॉर्टेंट है, और अदर मेन रोड्स को कनेक्ट करेगा। और विलेज रोड जो होता है ना, विलेज रोड मतलब गाँव से गाँव को कनेक्ट करना, विलेज से विलेज या विलेज से ग्रुप ऑफ विलेजेस को कनेक्ट करने वाली रोड को बोलते हैं विलेज रोड। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी रोड तो आपने पढ़ ली है ना, अभी एक्सप्रेस हाईवे को भूल जाओ। ये 5 रोड जो है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर, वीआर। अब कोई भी पूछे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप नेशनल हाईवे में चल रहे हैं, स्टेट हाईवे में चल रहे हैं, या एमडीआर ओडीआर में चल रहे हैं, या विलेज रोड में चल रहे हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि हम लोग माइलस्टोन को देखेंगे। अब ये माइलस्टोन होता क्या है, तो अगले स्लाइड में देख सकते हैं माइलस्टोन होता क्या है। अब इसको देख के समझ गए होंगे क्या होता है। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एमडीआर और ओडीआर, इसमें एमडीआर प्लस ओडीआर दोनों आएगा, एमडीआर ओडीआर आ जाएगा, और एक है वीआर आ जाएगा, ठीक है। तो अब माइलस्टोन के कलर को देखोगे आप तो बता दोगे कि हम कौन से हाईवे में। तो नेशनल हाईवे येलो प्लस वाइट, अब वाइट तो सब में कॉमन है तो ऊपर वाला ही नाम याद रखो। नेशनल हाईवे का येलो, स्टेट हाईवे का ग्रीन, और एमडीआर ओडीआर का ब्लू ऑब्लिक ब्लैक, ब्लैक ही याद रखो, है ना, ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट। तो येलो, ग्रीन, ब्लैक, और रूरल रोड्स का क्या, ऑरेंज है। तो ये 4 जो है वो तो याद रहने ही चाहिए, ये जनरली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। और जनरली ये जो डिस्टेंस डिस्प्ले किया जाता है माइलस्टोन में, ये है क्या, ये हेड ऑफिस, दो सिटीज़ है, दो सिटीज़ में जो हेड
पोस्ट ऑफिस होगा, हेड पोस्ट ऑफिस, वहाँ से वहाँ तक के डिस्टेंस को ये बताता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड 20 ईयर रोड प्लान ने कुछ लेंथ दिया था, लेंथ का कुछ फॉर्मूला दिया था, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर रोड पैटर्न्स पढ़ेंगे, फिर कुछ इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे का को अलाइन करना है तो 4 सर्वेज होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।